बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था तो अचानक से पता नहीं लाइट को क्या हुआ था, लाइट बंद हो गई। तो इस वजह से हमारा ये वाला जो पोर्शन था ये रह गया था। तो आज फिर मैंने इसको ड्रा किया है। तो हमने लास्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन के अंदर राइबोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसकी नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा था। और एट द एंड मैंने आपको एटीपी का स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रा करके दिया था। और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इंशाल्लाह उसके बाद डीएनए, उसकी डिस्कवरी और उसके जो रेलिवेंट फीचर्स हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड। सबसे पहले तो निकोटिनामाइड क्या है? ये प्यारे बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये ऊपर बेंजीन की रिंग है और इसके साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये बन गया निकोटीन अमाइड। ये आपके पास आ गई एडिनिन। तो निकोटीन अमाइड एडिनिन, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 एंड न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये आपके पास क्या बनता है प्यारे बच्चों? NAD, जो कि ज्यादातर कोएंजाइम्स के तौर पे काम करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। और उसके बाद हमारे पास आता है डीएनए। डीएनए क्या है? एक हेरिडिटरी मटेरियल है, और वी कैन से आपके पास डीऑक्सी, ये मैं बता चुका हूं आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो कि कोड ऑफ लाइफ है। यानी कि जिंदगी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर छुपी बैठी है। किसकी शक्ल में? जीन्स की शक्ल में। जीन्स ही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली तो मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट होता है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। और यही वजह है कि हमारी जो आंखें हैं वो अपने पेरेंट्स से मिल रही हैं, नाक पेरेंट्स से मिल रहा है, कान पेरेंट्स से मिल रहा है। तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जीन्स। जीन्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर करेक्टर्स को डेवलप करते हैं। किसी की आंखों का रंग ग्रीन है तो जीन्स की वजह से, किसी का ब्राउन है तो जीन्स की वजह से, किसी की हाइट लंबी है तो जीन्स की वजह से। तो जीन्स बेसिकली क्या है? एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो उस जानदार के अंदर क्या करता है? एक खास किस्म की प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और उस प्रोटीन का बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक बंदा उसको डायबिटीज हो गई है तो उसके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जीन के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। इंसुलिन बनाने वाले सेल्स के अंदर डिफेक्ट होगा तो obvious सी बात है, जीन के अंदर है तो उस इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक हो गया? या कम होगी, या आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसी तरह से एक बंदा है उसको हीमोफीलिया है, ठीक हो गया, या उसको सिकल सेल एनीमिया है, तो उस बंदे के जीन के अंदर प्रॉब्लम आई है। जीन के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से प्रोटीन ने भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि प्रोटीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डीएनए इज बेसिकली कोड ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का कोड है। तो इसकी डिस्कवरी जो थी उसने बहुत बड़ी रेवोल्यूशन बर्पा कर दी। इस पर जो सबसे पहले काम किया, जो मशहूर है, उसमें आपके पास आती हैं फीमेल रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर काम किया और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना उसको डेवलप करने में, मतलब उसको जांचने में ये कामयाब हो गए। लेकिन इन्हीं के दो शागिर्द थे, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। बेटा आपको बताता चलूं कि जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए का मॉडल पेश किया। वो मॉडल क्या है वो मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन आपको बताता चलूं जेम्स डी वॉटसन स्टिल अलाइव है, ये अभी तक जिंदा है। ये बड़ी बात शॉकिंग होती है जब मैं बच्चों को बताता हूँ, बच्चे बड़े हैरान होते हैं। ये जिंदा है और 2 दफ़ा, आई थिंक सो 2 दफ़ा पाकिस्तान भी आ चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। खैर, तो फ्रांसिस क्रिक वगैरह जो है ना इनकी डेथ हो चुकी है। तो 1953 के अंदर इन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था, और वो क्या था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद लिनस पॉलिंग जो था, इसने क्या कहा कि डीएनए एक फाइब्रस स्ट्रक्चर, एक धागा नुमा स्ट्रक्चर है, और ये धागा नुमा स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में मौजूद होता है, आपको पता है। एर्विन चारगाफ ने कहा कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ए एडेनिन हमेशा इक्वल होती है किसके? थायामीन के।
तो यानी कि एडेनिन प्यूरीन है और ये बराबर होगी किसके, पायरीमिडीन्स के। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जनाब जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक। इसके मुताबिक क्या है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको बताइए, आप देख सकते हैं हेलिक्स के जैसे है, डबल है, इसके दो स्ट्रैंड हैं। ये आपके पास है 3', इधर से ये 3', इसका ये 5' और इसका ये क्या है 5'। बेटा अगर आपको याद हो राइबोज शुगर, मैंने आपको बोला था 5' पर फॉस्फेट ग्रुप होती है, इस वजह से हम इसको 5' बोलते हैं, और 3' पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बन नंबर 3 की बात हो रही है, तो इस वजह से हम इसको 3' बोलते हैं। तो जो डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके दो स्ट्रैंड है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, पहला करेक्टर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड्स हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बस कम टाइम होता है, एंटी पैरेलल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, यानी कि एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और दूसरी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। और फिर इनके अंदर ये ग्रीन से मैं शो कर रहा हूं, ये बेटा शुगर है, ये क्या है शुगर, चार ही फिलहाल काफी है। ठीक, इधर से ये शुगर, ये शुगर, ये शुगर, ये शुगर। अब ये जो शुगर होती है, ये एक बॉन्ड होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दैट वाज फास्फेट। ये वो आ गया, आपके पास आ गया, नीचे भी शुगर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या बन गई कि ये शुगर, ये ग्रीन वाली शुगर है, ये शुगर, ये फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, ये इसकी बैकबोन बना रहे हैं। और इनके सेंटर में क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थायामीन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर गुआनिन है। तो बेटा याद रखिएगा, इसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है कि प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विद pyrimidine, A always bind with double bond with T and G always bind with C with triple bond। यहाँ पर क्या आएगा, एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट GC, एट गवर्नमेंट कॉलेज, कि इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जो लिंक करके चीज रखती है वो आपके पास क्या होती है, नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा जी, ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, टी, इनके अंदर दो बाड होंगे, टी के कॉम्प्लीमेंट में ए दो बाड, जी के कॉम्प्लीमेंट में सी तीन बाड, और जी सॉरी सी के कॉम्प्लीमेंट में जी, और जी के कॉम्प्लीमेंट में सी, इनके बाड कितने होंगे, 3 बाड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3 बाड हैं या ये जो 2 बाड हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो कि इस डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं। फिर बेटा अगर इसकी हम देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस, तो जो वॉटसन और क्रिक मॉडल है उसके मुताबिक इनका डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है, या आप कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। अच्छा जी, इसके अंदर एक माइनर ग्रूव होता है, एक मेजर ग्रूव। देखें, आपको मेरे हाथ की हथेली नजर आ रही है, दिस इज मेजर, अब भी है मेरा हाथ, लेकिन अब आपको सिर्फ एक साइड नजर आ रही है, दिस इज माइनर। तो जहां पर ये वाली, ये आपको नाइट्रोजनस बेसिस दिख रही हैं, ये मेजर ग्रूव, और यहाँ ये वाले आपके पास क्या है, माइनर ग्रूव है। ये आपके पास क्या है, माइनर ग्रूव, और ये आपके पास क्या है, मेजर ग्रूव। तो बेटा एक मेजर से दूसरे मेजर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। और जो दो बेसिस हैं, मसलन दो बेसिस क्या है, एक बेस ये और एक बेस ये, इसका कितना है, 0.34 नैनोमीटर। इससे मुराद ये हुआ कि एक ग्रूव के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। कैसे, आप देखें, 3.4 कितना एक के अंदर आ रहा है, और मेरा बेटा कितना होगा, 0.34, इसका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। इज दैट क्लियर। तो एक बेस पेयर जो है वो 0.34 से दूसरे से जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस पर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, अगर आप इसको एंगस्ट्रम में करोगे
तो ये आएगा 3.4 एंगस्ट्रम और ये कितना आएगा 34 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या था आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर था जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। बड़ा ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा जीन की डेफिनेशन क्या होगी मैंने आपको बता दिया। जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन द बॉडी। जो आपकी बॉडी के अंदर एक खास कैरेक्टर को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। और यही डीएनए है जब ये कॉइल होता है, सुपर कॉइल होता है, मतलब ये कॉइलिंग हो रही है डीएनए, ये कॉइल होके सुपर कॉइल होके ये क्या बनवाता है, खास किस्म का स्ट्रक्चर बनवाता है जिसका नाम क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक हो गया। अब ये क्रोमोसोम के अंदर, ऊपर नहीं, क्रोमोसोम के अंदर खास किस्म के फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जो खास किस्म के जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके अंदर लोकेटेड होते हैं क्या भला, जीन्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम बुक से देख लेते हैं कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो हमारे पास आता है, बस ठीक हो गया। हाँ, हमारे पास आता है मेरा बेटा रिकॉलिंग इन यूकैरियोट स्मॉल अमाउंट अबाउट 2% ऑफ डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हाँ, कहा जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया वंस अपॉन अ टाइम ये क्या थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे। ठीक है ना। और अब चूंकि ये जो डीएनए है इनके अंदर भी मौजूद होता है, तो ओवरऑल हमारे डीएनए का 2% जो है ना, इन यूकैरियोट स्मॉल अमाउंट ऑफ अबाउट 2% डी ऑफ डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, इसी वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और इसी वजह से हमारा रुझान ननियाल की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि एग से आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम, लेकिन स्पर्म से आते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। यही वजह है कि हमारा रुझान ननियाल की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि ननियाल से हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी मिला होता है, जिसको हम बोलते हैं मिटरनल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, मिटरनल इनहेरिटेंस, यानी कि मम्मा से मिलने वाली इनहेरिटेंस। आगे है इन इन द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेन्स अबाउट 5 मिलियन बेसिस अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर। सीधी स्ट्रेट में वो जुड़ी हुई होती हैं। इट हैज़ जीन्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल हंड्रेड बेसिस। हर एक जीन के पास जो है ना वो 100 ऑफ बेसिस होती हैं, तो वो क्या बनता है, एक जीन बनता है। सो स्टूडेंट्स, ये था अबाउट डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।